车前八到站12元。车前八到站12元。Your brother wants great. Help me. हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याजी फैमिली व्लॉग। आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी में आई थी। जब हमें हॉलीडेज़ हो रही होती हैं तो उससे पहले हमने कुछ सिग्नेचर्स वगैरह करने होते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में अब समर वेकेशंस हो जाएंगी। डिपेंड करता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट होती हैं, तो फिक्स कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मिनिमम 2 मंथ की होती हैं। ये हमारा ये यूनिवर्सिटी का हलाल कैफेटेरिया है। वैसे तो कैफेटेरिया बहुत है यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन जो हलाल है वो सिर्फ ये एक छोटा सा एक स्पॉट बनाया हुआ है। अंदर एक पूरे कॉरिडोर के अंदर थोड़ी सी जगह दी हुई है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दी थी, जो कि हम अक्सर मैं खाती हूँ, डम्पलिंग्स, नूडल्स। तो टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट इनका काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी भी शॉप का टेस्ट दूसरी शॉप से नहीं मिलता। चाइना में ये होता है। तो इनका टेस्ट वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी चलो इट्स ओके कि एटलीस्ट एक हलाल ऑप्शन मौजूद है। हाँ, डम्पलिंग ऑलमोस्ट सेम ही थी, क्योंकि डम्पलिंग जो होती हैं ज़रा सी पता वो रेडीमेड ये लोग यूज़ करते हैं, जो कि कमर्शियल में मार्केट से मिल रही होती हैं, वो सभी सेम ही यूज़ करते हैं। बहुत कम लोग जो होते हैं डम्पलिंग हाथ से नहीं बनाते। ज़्यादातर जो होते हैं ये जो मशीन से बनती हैं ये वो वाली होती हैं, तो इनका टेस्ट सिमिलर ही होता है। जो हाथ से बनाते हैं उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, लेकिन वो स्पेशल शॉप्स होती हैं, और वो शॉप मैंने मोस्टली हलाल नहीं देखी। मैं जहाँ पे हैंडमेड नूडल ये बन रहे होते हैं ना डम्पलिंग, वो भी मैं आपको किसी दिन शॉप दिखाऊंगी, चाइना में होती हैं, और वहाँ काफ़ी रश होता है क्योंकि उनका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। तो बहरहाल मेरे हस्बैंड ने जो थी वो स्टिर फ्राई नूडल मंगवाई थी, और बच्चों के लिए मैंने थोड़ी डम्पलिंग मंगवाई थी। मैंने खुद कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि मैं घर से खाना खा के निकली थी। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से मैं हर जगह खाना नहीं खा सकती। इस तरह यह कि मैं काम करने के लिए और तबीयत ख़राब हो जाए तो मतलब कि ये तो सारा दिन ज़ाया हो जाता है, इसलिए मैं हर जगह से खाना खा सकती, या मैंने कोई फ्रूट वगैरह बैग में रखे होते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो नहीं, कहते हैं हमें नूडल्स ही खानी है। तो फिर बहरहाल मैंने उनको दे दी थी बच्चों को नूडल, और मेरे हस्बैंड भी यहाँ खाना खा रहे थे। और फिर हमें वापस भी कुछ काम थे यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी निपटाने थे। हमारे कुछ कुलीग थे यहाँ पे, उनको भी हमने विज़िट करना था, जो यूनिवर्सिटी में कुछ रहते हैं, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी से बाहर भी रहते हैं। मैं तो चूँकि नहीं रह रही थी यहाँ पे, ये जो सिटी है दोंगवन है, और मैं शंचन में रह रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब शंचन में थी, और उन दिनों कोरोना भी था, तो इस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं थी अपने कैंपस के अंदर रहने की। मैं कहीं भी रह सकती थी, क्योंकि ऑनलाइन ही तब जॉब्स चल रही थी। अब चूँकि कोरोना जो है वो ख़त्म हो गया है, तो ज़ाहिर सी बात है अब मुझे दोबारा कैंपस आना पड़ेगा और डेली रूटीन अपनी ज्वाइन करनी होगी। तो इसलिए मैं दोबारा अपनी रूटीन पे नॉर्मल होने के लिए आ गई थी। तो अकोमोडेशन भी देख रहे थे इसी सिलसिले में कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमें कोई प्रॉपर घर मिल जाए, लेकिन अभी सारे घर ऑक्यूपाइड थे। तो उन्होंने कहा कि आप बाहर ले लें। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं तो आपको 2500 RMB नहीं पे किया जाता, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं तो वही आपको पे कर दिया जाता है। वो कहीं घर आप उसी रेंज में बाहर भी ले सकते हो या हाई भी ले सकते हो, वो तो आपकी अपनी मर्जी है। तो डिफरेंट इस तरह से 2-3 चॉइस थी हमारे पास, लिहाजा लेकिन जो यूनिवर्सिटी के अंदर था उन्होंने कहा था कि हमें 1 वीक का टाइम दें, हम अपडेट करते हैं कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर घर जो है वो फ्री हैं या नहीं है। तो उसके बाद जनाब अगर नहीं होगा तो फिर आपको हम 2500 पे कर देंगे, तो आप उसी रेंज के अंदर बाहर कोई घर ले सकते हैं। हमारे कुछ कोलीग्स बाहर भी रहते हैं, तो मैं उसका घर भी हम लोग जा रहे हैं। मैं अंदर से तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैंने कोई परमिशन नहीं ली, लेकिन हम वैसे उनको विजिट करने जाएंगे। उनकी सोसाइटी वगैरह का मैं बाहर से व्यू दिखाऊंगी कि ओवरऑल चाइना में कैसी सोसाइटीज़ होती हैं। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही हमारे पॉन्ड्स हैं, डक्स हैं, बहुत नेचुरल इन्वायरमेंट को रखा गया। ये यूनिवर्सिटी थोड़ी ज़रा सिटी से हट के है, तो थोड़ा सा गांव का इन्वायरमेंट भी आपको इसमें दिखाई देता है। काफ़ी नेचुरल चीज़ें दिखाई देती हैं, बड़े बड़े पॉन्ड्स, बहुत सारे ट्रीज़, एक जंगल नुमा व्यू। तो थोड़ा सा जैसे नेचुरल टोटली चीज़ें खुद ग्रो हुई होती हैं।
जबकि बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ नई बन रही हैं वो बड़ी प्लान्ड होती हैं, ठीक है, जैसे सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, नए आर्किटेक्चर के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो ज़्यादातर ग्लास और लोहे के इस्तेमाल से चीज़ें, उनके स्टैंड या उनकी बिल्डिंगें खड़ी की जाती हैं। जैसे आजकल आप स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में देखते हैं, वो उनका टेक्सचर उस तरह का है, ये ज़रा ओल्ड स्टाइल में है। और ये तो वैसे भी कॉलेज था, पहले एक टेक्निकल कॉलेज था जिसको यूनिवर्सिटी के लेवल पे अपग्रेड किया गया। तो और बहरहाल जो अब नई इसके अंदर बिल्डिंग्स बन रही हैं वो काफ़ी अप टू डेटेड हैं, तो वो भी मुझे जैसे रास्ते में दिखाई देंगी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा ओल्ड और कुछ हिस्सा न्यू है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, काफ़ी फॉरनर्स अब यहाँ पर आ रहे हैं। रीज़न इज़ डैट कि जो यूनिवर्सिटी होती है बिल्कुल सिटी के अंदर होगी या जो यूनिवर्सिटी बहुत फेमस होगी, उस यूनिवर्सिटी में कंपटीशन ज़्यादा होता है, और वो फॉरनर्स को जब लेती हैं तो बहुत सा टफ क्राइटेरिया रखती हैं। जबकि छोटी यूनिवर्सिटीज़ जिनको अपनी रैंकिंग को बढ़ाना है, तो वो क्या करती हैं, फॉरनर्स को हायर करके अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ाते हैं। लोगों को एक दिखाना पर्पस होता है कि हमारे पास इतनी फॉरेन फैकल्टी या फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, ये पर्पस होता है। लेकिन जब इनके रिक्वायरमेंट्स अचीव हो जाती हैं, इनको यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो अचीव हो जाती है, तो उसके बाद फिर ये लोग भी क्राइटेरिया सख्त कर देते हैं। सो दोंगवान में इस टाइम जो है क्राइटेरिया थोड़ा सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। जैसे शंजन यूनिवर्सिटी के अंदर पहले क्राइटेरिया सॉफ्ट था, लेकिन दिन ब दिन वहाँ भी कंपटीशन बढ़ रहा है और फैसिलिटीज़ भी कम होती जा रही हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी के लोग हैं, वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। Look down. Come. Huh? Yes, Kunal. Where are you going there? Come. Guilty. Please, please. Yeah. Come on, Mr. Dog. Ooh. No, don't go. तो जनाब मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ये जो रोबोट सी मशीन है, इस ये क्या है, ये पार्सल रिसीव करती है जो गार्ड शैक होते हैं वहाँ से, और आपकी चीज़ें आपके डोर स्टेप पे ला के रख देती है, या आपके इंस्टीट्यूट आप जहाँ भी रहते हैं। पहले बहुत डिफ़िकल्टी थी, 1 साल पहले की बात है जब कोरोना था,
उसमें जाना, लेके चीज़ें आना, तो अच्छी खासी ड्यूटी लग गई थी। और चीज़ ऑनलाइन तो पहुंच जाती थी, लेकिन उसको रिसीव करना भी ना एक नया ही प्रॉब्लम था। तो ये ऑनलाइन चीज़ बाय करने का सारा मज़ा ख़राब हो जाता था। तो इससे बहुत मसला हल हो गया, थैंक्स गॉड। तो इधर मेरे हस्बैंड जो थे अपने कुलीग के साथ जा रहे थे ऑफिस, क्योंकि मैं काफ़ी देर के बाद आई थी तो मुझे पता ही नहीं था कि एचआर का ऑफिस किधर है, कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो थैंक्स गॉड कि ये मिल गए और इन्होंने बहुत हेल्प की। उसके बाद ये कि मैं काफ़ी अर्सा यूनिवर्सिटी से डिस्कनेक्ट रही, तो मुझे यूनिवर्सिटी की बहुत सी चीज़ों का नहीं पता कि अकोमोडेशन वगैरह का, तो ये भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहते हैं। तो इन्होंने फिर हमें काफ़ी ज़्यादा गाइड कर दिया था, इससे मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। और यहाँ पे ये ऑफिस में थोड़ी देर हम बैठे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो काम कर रहे थे अपने कुलीग के साथ मिलके, और मैं बच्चों का ध्यान रख रही थी, क्योंकि हमारे तो पीछे कोई है नहीं कि जो बच्चों की केयर करे। और मैंने बेटी अपनी को स्कूल भेजा था, तो उन्होंने स्कूल वालों ने नहीं लिया, क्योंकि चाइना में डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। जो हमारे घर के पास स्कूल था, उन्होंने कहा नहीं, जब तक बेटी 3 साल की नहीं होगी हम नहीं रखेंगे। तो मेरी बेटी के 3 साल होने में सिर्फ 1 महीना बाकी था, बट फिर भी नहीं उन्होंने रखा। Look at me. No. You can make a heart. Mama, I want to pee. Okay, Mama will take you. Sorry. यहाँ में सारे काम यूनिवर्सिटी के करके हम अपने कुलीग्स को, एक अदर कुलीग थे उनको मिलने के लिए आ गए थे। वो यूनिवर्सिटी से बाहर रहते हैं, ये प्राइवेट जैसे सोसाइटीज़ होती हैं, ये उनके अंदर था। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कैसा है। यहाँ पे वेट कर रहे थे उनका, क्योंकि हमें उनकी पिन पॉइंट लोकेशन का नहीं पता था, बिल्डिंग, हाउस नंबर, दिस एंड डैट। बस उसके बाद हमें पता चल गया कि वो 10th फ्लोर पे रहते हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बच्चों का यहाँ पे फ़ोटो शूट किया और मैं फिर 10th फ्लोर पर हम रवाना हो गए। सामने आपको गेट की एंट्रेंस के ऊपर एक टिपिकल चाइनीज स्टाइल का एक आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, चाइनीज ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं इस तरह की, जो आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस आर्किटेक्चर, ये जो डिज़ाइनिंग है, लेकिन इससे पता चल जाता है कि ये एक चाइनीज़ टिपिकल डिज़ाइनिंग है। यहाँ पे कुछ डियर्स वगैरह के स्टैचूज बनाए हुए थे सेंटर में, तो बच्चे इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। मेरा बेटा इंसिस्ट कर रहा था कि मैं इसके ऊपर बैठना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हाईलाइट कर देती हूँ, शायद आप लोग नोटिस ना कर पा रहे होंगे। सोसाइटी में चाइना में जो ट्रेंड दिखाई देते हैं वो इस तरह होता है कि एक साइड के ऊपर स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें अपार्टमेंट्स होते हैं जो कि आप रेंट आउट कर सकते हो, और एक साइड के ऊपर विला स्टाइल में भी घर मौजूद होते हैं, जैसे डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी होते हैं, जिसमें बिल्कुल पाकिस्तान में हमारे सेपरेट घर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक हमारा ही होता है, ये सारे एक ही घर होता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है, काफ़ी बड़ा होता है ये घर वगैरह, लेकिन स्टिल इसमें कंस्ट्रक्शन चल रही थी। लेकिन हमारे जो कुलीग थे डेफिनेटली वो उसमें रहते हैं, जो स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है उसके अंदर रहते हैं, अपार्टमेंट्स टाइप में। चाइना में फॉरनर जो होते हैं वो प्रॉपर्टी डेफिनेटली बाय नहीं कर सकते, इसका लेन देन नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना जो है वो फॉरनर्स को नेशनैलिटी नहीं देता।
तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हालांकि चाइना ने अब टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं कि 35% तक इनका टैक्स चला गया और कह रहे हैं कि हम शायद 40 to 42% भी कर देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि यार अगर आप लोग इतना टैक्स बढ़ा रहे हो तो क्या आप बाहर वालों की फैसिलिटीज़ भी दे रहे हो? और कहते हैं कि हम यूरोप को फॉलो करते हैं। अगर आप यूरोप को फॉलो करते हैं तो भाई बाकी चीज़ों को भी फॉलो करें, सिर्फ वो चीज़ फॉलो ना करें जिसमें आपका अपना फ़ायदा है। तो टैक्सेस का बहुत बुरी हालत है और इससे सैलरी जो है बहुत कम होती जा रही है डे बाई डे। जब हम स्टार्ट में आए थे तब तो 15%, 20%, 25% भी गया, फिर भी कुछ बचत हो जाती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टैक्स काट रहे हैं जिससे बचत करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है फैमिली के लिए। अकेला बंदा तो कर सकता है अपनी सेविंग वगैरह, बट फैमिली के साथ बहुत अब खर्चा होता है। घर रेंट आउट करना 4 से 5 हज़ार घर चला जाता है। उसके बाद जनाब बच्चों की फीसिस होती हैं, कम से कम स्कूल भी 2-3 हज़ार रुपये एक बच्चे का चार्ज कर लेता है। 5 हज़ार आपने स्कूल की बच्चों की फीस दे दी, अगर 2 बेबीज़ हैं तो 2,000 2,500 तक चला जाता है। 5,000 बच्चों की अगर फीस चलेगी, 5,000 आपने घर का दे दिया और इतना ज़्यादा आपने टैक्स पे कर दिया, बिजली, कहीं बाहर जाना, तो भाई और 20 से 25 हज़ार एक एवरेज बंदे की सैलरी होती है चाइना में, और ये सारे पैसे आपके निकल जाते हैं। अब जो सीन चल रहा है, पहले बहुत अच्छी सेविंग हो जाती थी, बट दिस टाइम महंगाई चाइना में भी अरूज पर जाती जा रही है। मिस्टेक करने मेरे हस्बैंड 8th फ्लोर पे आ गए थे, बाद में बताया उन्होंने कि नहीं हमने 10th पे जाना, फिर हम दोबारा हमने 10th फ्लोर पे गए। शायद बातें कर रहे थे तो उनको ध्यान नहीं, और या किसी बच्चे ने शायद 8th का बटन प्रेस कर दिया था। यहाँ पे कॉरिडोर में काफ़ी ज़्यादा रश है गैलरीज के अंदर, हालांकि यूजुअली सोसाइटीज़ में नहीं करने देते, जैसे हमारे अलो नहीं है, हम भी सेम इसी तरह के अपार्टमेंट्स में रहते हैं राइट नाउ। तो बट इन्होंने काफ़ी सारा सामान लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ था। जनाब चलते हैं 10th फ्लोर पे। मैं अंदर तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी, सो मेरी तरफ से यहीं पे अल्लाह हाफिज़। Let's go.